हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारे में लीड फूशाओ से होती है जो कि अभी अपनी कंपनी पहुँचता है। तो उसे देखते ही सारे एम्प्लॉयज़ जल्दी से काम करने लग जाते हैं, नहीं तो फिर वो उनकी बोनस कट कर देगा। फिर जैसे ही वो यहाँ कंपनी में आकर फ्लावर्स देखता है तो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि रोज़ रोज़ न्यू फ्लावर्स लगाने में इतने पैसे जा रहे हैं, तो अब उसे आर्टिफिशियल फ्लावर से रिप्लेस कर दो और इन फ्लावर्स को भी रिटर्न करके पैसे लो। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट सोचता है कि सच में दूसरी कंपनी के सीईओ इतने पैसे उड़ाते हैं और हमारे वाले पैसे बचाते हैं। फिर एक फीमेल एम्प्लॉय यहाँ पर फूशाओ को प्रोजेक्ट देने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करती है और उसे फाइल दे रही होती है, पर फूशाओ नहीं लेता और कहता है कि तुमने फाइल को डिसइंफेक्ट नहीं करी ना, और वो चला जाता है। और उसका असिस्टेंट तुरंत ही इस एम्प्लॉय को समझाता है कि दोबारा मिस्टर फूशाओ से मिलने से पहले मास्क पहन लेना और उनसे दूर ही रहना। फिर जैसे ही फूशाओ अपने ऑफिस में आता है तो वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आए। तो फिर ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि तुमने कंपनी को बहुत ही अच्छे से मैनेज करे हो, उसकी तारीफ़ तो करनी बनती है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। तो फूशाओ कहता है कि वो तो हो गई ना, मेरे प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होते। ग्रैंडपा कहते हैं कि एक और प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हारी हेल्प की बड़ी ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़रूर करोगे। तो फूशाओ पूछता है कि बताओ फिर ग्रैंडपा कौन सा प्रोजेक्ट है। तो उसकी ग्रैंडपा कहते हैं कि शादी का। तो इस पर वो गलती से हाँ बोल देता है और फिर जब अच्छे से सोचता है तो शॉक हो जाता है। फिर उसका असिस्टेंट यहाँ पर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि अब आप तो कितने ओल्ड हो चुके हो, तो अब आप शादी करेंगे। तो ग्रैंडपा तुरंत ही बताते हैं कि मैं तुम्हारे बॉस की बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पर फिर फूशाओ को समझाने लगते हैं कि उसे अपनी बचपन में तय हुई वाली शादी को अब पूरा करना होगा। तो इसके लिए फूशाओ मना करने लगता है कि ग्रैंडपा मैं ये पुराने ज़माने के रूल्स वगैरह नहीं मानता। तो उसके ग्रैंडपा फिर उसे समझा रहे होते हैं कि उसे ये शादी तो करनी होगी क्योंकि ये उनके फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर उनकी जान बचाए थे। तो फिर उनके ग्रैंडपा ने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किए थे कि वो अपने ग्रैंडसन की शादी उनकी ग्रैंड डॉटर से करवाएंगे। फूशाओ कहता है कि क्यों ना ग्रैंडपा आप अपने उस फ्रेंड की फैमिली को इस मैरिज प्रॉमिस के बदले में पैसे दे दे। पैसे लेकर तो वो लोग ज़्यादा खुश होंगे, पर यहाँ ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं और फिर उसे कह देते हैं कि उसके अकाउंट में जो 800 मिलियन है ना, उसे वो फ्रीज़ कर रहे हैं। तो उन पैसों को अनफ्रीज़ करने के लिए उसे शादी करनी होगी और शादी के 1 साल पूरे होते ही वो 800 मिलियन उसे वापस दे देंगे। और वो उसे समझा देते हैं कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा आखिर आप मुझे ऐसे कैसे लूट सकते हैं। तभी असिस्टेंट यहाँ फूशाओ को स्लो से समझा रहा होता है कि बॉस अगर आप शादी नहीं करेंगे तो 800 मिलियन आपके हाथ से गए। तो फिर फूशाओ को मानना पड़ रहा होता है। वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि अच्छा बताओ वो लड़की की आइडेंटिटी क्या है। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसकी मैरिज पार्टनर के बारे में उससे बताने लगते हैं। असल में वो यहाँ पर उसके बारे में उसे बातें घुमा के बता रहे होते हैं कि वो लड़की की लाइफ बड़ी टफ है, वो बहुत ज़्यादा रूथलेस है और उसने अब तक लाइफ में बहुत सारे बैटल्स फेस करी है और वो बहुत ज़्यादा ही टफ बन चुकी है। और दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड रुआन को देख रहे होते हैं जो कि असल में पिग्स का फार्म चलाती है और उन्हें बेचने का भी काम करती है। पर यहाँ ग्रैंडपा की बातें सुनकर फूशाओ कहता है कि अच्छा तो वो लड़की एक फीमेल सीईओ है, सही है फिर तो आखिर हमारी जैसी पावरफुल फैमिली के साथ ऐसी बिजनेस मैरिज जमेगी। उसके ग्रैंडपा तो मनी मन खुश हो रहे होते हैं कि इसे तो अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वो आखिर कौन है और वही इसे अब ठीक करेगी। फिर ग्रैंडपा यहाँ फूशाओ को समझा देते हैं कि ठीक है फिर कल ही तुम उस लड़की से मिलने जाओगे और वो उसका नाम भी उसे बता देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि रुआन यहाँ अपना पिक कटिंग करने का काम कर रही होती है और तभी इतने में फूशाओ अपने असिस्टेंट के साथ उससे मिलने आया होता है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और जल्दी से असिस्टेंट के ऊपर कूद कर कहने लगता है कि ग्रैंडपा मेरी शादी इस खूनी लड़की से करवाना चाहते हैं। तब यहाँ पर रुआन भी फूशाओ को देख लेती है और फिर यहाँ पर आती है तो फूशाओ फिर ठीक से खड़ा होता है। रुआन पूछने लगती है कि तुम लोग क्या यहाँ मीट खरीदने आए हो। तो फिर असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि मिस ये मेरे बॉस है, फू ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर फूशाओ और आपके फियांसी भी। तो रुआन फिर फूशाओ को अच्छे से देख रही होती है और सोचती है कि अच्छा तो ये मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड का बेटा है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है और वैसे तो दिखने में भी अच्छा है। तो फिर वो तो खुशी होते हुए सोच रही होती है कि मैं इसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तभी यहाँ पर फूशाओ तो उसके चाकू से डरने लग जाता है और कहता है कि देखो ये लॉ का ज़माना है, यहाँ कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना, चाकू को पीछे करो। तो फिर जल्दी से रुआन चाकू को छुपा लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस बारे में बताए थे
कि हमारी शादी के 1 साल बाद वो मुझे बहुत सारे पैसे देने वाले हैं, जिससे फिर मैं अपने डैड के लिए बहुत ही बड़ा पिग फार्म खोल सकती हूँ। ये सुनकर फूशाओ शौक होकर कहने लगता है कि तुम मुझ जैसे इतने हैंडसम सीईओ के साथ बस इसलिए शादी करने वाली हो क्योंकि तुम्हें बड़ा सा फार्म चाहिए। तो रुआन कहती है कि तो क्या, आखिर तुम्हें है क्या, तुम्हें देखकर ही लग रहा है तुम कितने कमजोर हो और एक बहुत ही बड़े जर्मोफोब हो। पर यहाँ पर तो फूशाओ ने अपना जर्मोफोब वाला मास्क भी पहन चुका होता है और उससे कहने लगता है कि तुम किसे जर्मोफोब बोल रही हो और तुमने मुझे एक पिग से कंपेयर करी हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला। वो उसे बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप 800 मिलियन के बारे में भूल गए क्या। तो फिर फूशाओ वापस पीछे मुड़कर रुआन से कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए मान तो रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे साइड है तो तुम कुछ भी कर सकती हो और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं तुम्हें समझा दूँ कि मेरी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना कोई ईजी जॉब नहीं है। रुआन कहती है कि अच्छा ऐसा क्या, फिर तो मुझे ट्राई ज़रूर करना होगा। तो फिर यहाँ पर फूशाओ तो मन ही मन प्लान कर रहा होता है कि वो अगर रुआन से शादी करने के बाद उसे अगर डिवोर्स के लिए मजबूर कर देगा तो जब वो खुद ही उससे डिवोर्स ले लेगी तो इसमें ग्रैंडपा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और रुआन सोच रही होती है कि कितना सिंपल है, बस 1 साल मुझे कैसे भी इसके साथ काटना है बिना डिवोर्स के, तो फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले और मैं अपने डैड के लिए बड़ा सा फार्म खरीदूंगी। फिर इसके बाद दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते हैं, जहाँ पर फिर फोटोग्राफर सर्टिफिकेट की फ़ोटो के लिए ईशा को और क्लोज बैठने बोलती है और थोड़ा स्माइल भी करने बोलती है। और फिर लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर रुआन के घर पे पहुँच जाते हैं और रुआन अपने डैड को दिखाती है तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली तुम लोग ने ले ली मैरिज सर्टिफिकेट। तभी वो देख रहे होते हैं कि फूशाओ तो अपने आप को सैनिटाइज़र स्प्रे करने में लगा है। तो वो रुआन से कह रहे होते हैं कि इस सन इन लॉ का ध्यान रखना तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो वो कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, आखिर मैं बड़े से बड़े पिग को भी संभाल लेती हूँ, तो ये मेरे सामने क्या है, इसे भी संभाल लूँगी। फिर वो फूशाओ से कहती है कि हस्बैंड अब तुम्हारे घर पे शिफ्ट होने से पहले क्यों ना तुम यहाँ मेरे घर पे भी रह के ट्राई कर लो, ताकि तुम्हें भी विलेज लाइफ को जीने का मौका मिले। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के घुमा रही होती है। तो कहता है कि तुम आखिर किसे हस्बैंड बोल रही हो, मैं नहीं हूँ वो। और वो अपना हाथ छुड़ाने को करता है पर कर ही नहीं पाता और कहता है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो रुआन उसे बताती है कि 300 किलो का भी पिग होता है ना, तो उसे भी मैं उठा लेती हूँ, तो तुम क्या हो। तो कहता है कि तुम फिर मुझे पिग से कंपेयर करी हो। वो अपने असिस्टेंट को आवाज़ देने लगता है तो असिस्टेंट जल्दी से यहाँ फ़ोन का बहाना करते हुए भाग जाता है और रुआन फिर फूशाओ को घुमाने के लिए लेकर जा रही होती है। तो उसके डैड इन लोग को अच्छे से गुड लक करते हैं कि हाँ अच्छे से घूम के आना। और फिर लोग पास में एक नदी के पास फिशिंग के लिए जाते हैं, पर यहाँ पे फूशाओ तो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहा होता है और अपना पीछे खड़े होकर वेट कर रहा होता है कि वो कब तक यहाँ पे रहेगी। तभी रुआन कहती है कि अरे साथ में ज्वाइन करो, मज़ा आएगा। तो कहता है कि नहीं मैं ये सब नहीं करता। तभी रुआन यहाँ नाटक करती है कि उसे एक बड़ी सी फिश मिल गई है। तो फिर जैसे वो पीछे देखने आता है तो रुआन एक छोटे से कीड़े से उसे डराने लगती है और वो डर के इतना दूर भाग रहा होता है तो वो भी उसके पीछे लगी होती है और कहने लगती है कि अरे तुम डर क्यों रहे हो। और फिर ऐसे ये लोग बहुत सारी अलग अलग जगह घूमते हैं और रुआन यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी खरीदती है। तो फूशाओ फिर से अपना जर्मोफोब वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जब ये लोग साइकिल से जा रहे होते हैं तो वो पीछे बैठा होता है और तभी बीच में एक पत्थर आ जाता है तो उसको क्रॉस करते हुए फूशाओ का तो मास्क निकल के नीचे गिर जाता है। फिर लोग पास रखे एक बेंच के पास बैठ जाते हैं और रुआन यहाँ पर अपना कुछ स्नैक्स खा रही होती है। तभी फूशाओ अपने हाथ वापस से सैनिटाइज करने लगता है पर उसका स्प्रे ख़त्म हो जाता है। तो कहती है कि अरे इतना भी ज़्यादा मत करो, कोई बीमार थोड़ी ना हो। तो फिर फूशाओ तो उसे सॉरी कहने लगता है कि उसने उसे परेशान किया। रुआन फिर उसे देखकर खुश होने लगती है और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर अभी हमें 1 साल तक अच्छे से बना के रखना है। और फिर वो मुड़ती है तो देखती है कि वो काफ़ी दूर जाके बैठ गया होता है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ आगे चल के जमे ना तो तुम जल्दी मुझसे डिवोर्स ले सकते हो। फूशाओ ये सुनकर खुश हो जाता है कि तुम डिवोर्स के लिए मान रही हो। रुआन कहती है कि हाँ, लेकिन उससे पहले फिर तुम मुझे 800 मिलियन दे देना। तो इस पर वो अपसेट हो जाता है कि वो कहाँ से देगा। फिर रुआन उसके पास बैठ जाती है और उसे यहाँ पर वही चिप्स खिलाने लगती है और कहती है कि चुपचाप खा लो। तो फिर फूशाओ को भी वो खाने में अच्छा लगता है। रुआन कहती है कि देखा मैंने तो कोई सैनिटाइज भी नहीं करी थी, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। वही तो, तुम फालतू में ही ऐसी हरकतें कर रहे हो और मुझे एक स्ट्रेंजर बना रहे हो। फिर तो बताओ तुम्हारे इस हैंडसम फेस का कितना बड़ा वेस्ट होगा ना। फूशाओ अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा बातें करती हो। तो रुआन कहती है कि फिर तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हैंडसम बंदों को देखकर मैं बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो फूशाओ फिर रुआन को देख रहा होता है और रुआन फिर उसे कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। तो ये सुनकर वो और खुश हो रहा होता है, पर वो इशारा करके दिखाती है कि वो उसके कपड़े पर बैठी कीड़े की बात कर रही है। तो फिर वो कीड़े को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर रुआन से कह देता है कि अब मुझे मेरे घर जाना है। तो रुआन कहती है कि फिर चलो घर पे, मुझे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम फूशाओ के घर पे देखते हैं कि उसकी आंटी यहाँ पर एक लड़की को लेकर आई होती है और वो उसकी मॉम को
उसकी तारीफ़ें बता रही होती है और कह रही होती है कि फूशन के डैड उसकी शादी अरेंज करने का सोच रहे हैं ना, तो क्यों ना वो यूवे को कंसिडर करे, वो तो उसकी अच्छी फ्रेंड भी है और उसे पसंद भी करती है। तभी इतने में घर पे फूशा और रुआन को लेकर आया होता है और रुआन उसका इतना बड़ा घर देखकर उसकी तारीफ़ें कर रही होती है कि घर तो कितना अच्छा है। तब यहाँ पर यूवे तो उषा को देखकर खुश होती है, पर यहाँ पर रुआन ने जो मीट लेकर आई होती है उसमें से यहाँ पर आंटी और इससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और फिर आंटी रुआन से कहने लगती है कि हमारे घर में ये क्या लेकर आ गई हो। तो रुआन फिर फूशा से कहती है कि हस्बैंड, तुमने मेरा वेलकम करने के लिए घर में इतने सारे लोगों को बुलवाया हो, सच में तुम तो मेरा ग्रैंड वेलकम चाहते थे। तो फूशा फिर कुछ नहीं कहता और वो जाकर अपना मैगजीन पढ़ रहा होता है। आंटी फूशा की मॉम को कहने लगती है कि आखिर ब्रदर ने ये कैसी लड़की को हमारे घर पे बुलवा दी है, लेकिन अभी भी सब आपके हाथ में, आप कंट्रोल करके इसे यहाँ से निकलवा सकती हो। सोचो, नहीं तो फिर लोगों को पता चलेगा कि आप कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हो, तो आपका ही नाम खराब होगा। तो फूशा फिर यही सोच रहा होता है कि देखते हैं अब रुआन इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी। तब यहाँ पर फूशा की मॉम रुआन की तरफ बढ़ रही होती है, तो वो और क्यूरियस हो रहा होता है कि अब क्या होगा। और तब यहाँ पर फूशा की मॉम तो रुआन के पास आकर फिर स्माइल करने लगती है और उसका अच्छे से हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम रुआन हो ना, इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद तुम काफ़ी थक गई होंगी ना। वो सारा सामान यहाँ सर्वेंट को दे देती है और कहती है कि उन्हें ही पकड़ने दो, तुम यहाँ पर बैठो मेरे साथ। तो ये देखकर तो आंटी और यूवे तो शौक हो रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे रुआन तो फूशा की मॉम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें शुरू कर देती है और कहती है कि मॉम, आपके ऊपर से इतनी ज़्यादा ग्लोइंग लाइट निकल रही है, आप तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो फूशा की मॉम तो रुआन की बातें सुनकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्ची हो और दूसरी ऐसी चालाक लड़की उससे तो काफ़ी बेहतर हो। तो फूशा सोच रहा होता है कि मेरी मॉम तो हमेशा से ऐसी है, बस कोई तारीफ़ें कर दे। फिर यूवे रुआन का मजाक उड़ाने के लिए उसे कहने लगती है कि तुम तो खाली हाथ यहाँ पर आ गई हो, कम से कम आंटी को खुश करने के लिए तुम्हें इनके बारे में रिसर्च करके इनके लिए कोई गिफ्ट तो लाना चाहिए था। तो रुआन इससे समझ रही होती है कि ये कितनी बड़ी ग्रीन टी है। तो पूछती है कि तुम फूशा को पसंद करती होगी ना। तो रुआन कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि फूशा तुमसे बेटर डिज़र्व करता है। रुआन कहती है कि अच्छा, इंग्लिश, लगता है फिर तो तुम अब्रॉड से स्टडी करके आई होंगी। फिर तो तुम्हें क्या ये नहीं सिखाया गया कि दूसरों के हस्बैंड से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर तुम मेरे विलेज में आकर ऐसी हरकत करती ना, तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलना शुरू कर देते। तो यूवे चिल्लाती है कि तुम मुझे क्या बोल रही हो। तब यहाँ पर फूशा ये सुनकर खुश हो रहा होता है कि रुआन उसे पसंद कर दिए और इसलिए वो जेलस हो रही है। फिर यूवे तो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और ये आंटी यहाँ पर फूशा की मॉम को बातें सुनाने की कोशिश करती है और कहती है कि सिस्टर इन लॉ, आपसे तो कुछ भी नहीं संभलता, आपको ये वल्गर लड़की समझ में नहीं आ रही है जो आप इसकी तारीफ़ें करने में लग गई हो। अगर आपसे ये घर संभाला नहीं जा रहा है तो आप पीछे क्यों नहीं हट जाती। तभी अपनी मॉम के बारे में ये सब सुनकर फूशा को गुस्सा आती है अपनी आंटी के ऊपर और वो उन्हें कुछ बोलने वाला होता है। तभी इतने में अनिस आंटी को सुनाने लगती है कि वो आखिर उसकी मदर इन लॉ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। वो कहती है कि आंटी, आपका 2 बार डिवोर्स हो गया, तो आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खेल चुकी हैं और लगता है सिंगल बनने के बाद अपने आप को बड़ी विनर समझ रही हैं। और दूसरी तरफ मेरी मदर इन लॉ ये पूरा घर अकेले संभाल रही है, आगे से लेकर पीछे तक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है। और दूसरी तरफ आपके पास तो इतना फ्री टाइम है, ना कोई घर है संभालने को, ना कोई बच्चे हैं, बस हाँ दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके उनका मजाक उड़ाने का बड़ा टाइम है आपके पास। अगर आप यहाँ अपने पेरेंट्स के घर पे आके रह रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस घर की मास्टर को ऑर्डर देने लगोगी। सच में आप तो बड़ी लकी हो। तो फिर आंटी को गुस्सा आने लगती है और फूशा यहाँ पर खुश हो रहा होता है। तब यहाँ पर फूशा की मॉम आंटी से कहने लग जाती है कि सिस्टर इन लॉ गुस्सा मत हो, आखिर ये अभी यंग है ना, तो इसलिए कुछ भी कह दे रही है। आंटी की तो बोलती बंद हो जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों के मुंह मुझे लगना नहीं है, और वो चली जाती है। तो फिर उस आंटी की जो 2 फ्रेंड और आई होती है वो भी जल्दी से यहाँ से भाग लेती है और फिर फूशा की मॉम रुआन को थैंक्स कर रही होती है कि तुमने मेरी साइड ली। तो रुआन कहती है कि मॉम, इसमें थैंक्स की कोई बात ही नहीं है, अब हम लोग फैमिली हैं और आप इस घर की मास्टर हो और आपको ये समझना होगा कि कोई भी ऐरा गहरा ऐसे आपको बातें नहीं सुना सकता है, और अगर वो कुछ कहे तो आपको भी अपने लिए लड़ना है। आपने अब तक बहुत सही होंगी लेकिन अब और नहीं। तो फिर ये सुनकर फूशा भी खुश हो जाता है कि ये भी मेरी मॉम को समझ गई कि उन्होंने कितना सही है। फिर यहाँ पर रुआन फूशा को अपने आप को से देखते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुमने कहीं ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी क्या। तो कहता है कि तुम कहाँ ब्यूटीफुल हो। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाती है कि अपनी वाइफ से अच्छे से बात करो, समझे। तो फिर वो चुप हो जाता है और यहाँ पर फिर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा। तो रुआन फिर ग्रैंडपा को भी हेलो करती है। तो ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि आज से तुम हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन गई हो। फिर फूशा कहता है कि ग्रैंडपा, आपने बोला था ना कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ, तो देख लो फिर मैरिज सर्टिफिकेट।
तो आप भी अब अपना प्रॉमिस जल्दी पूरा करना। तो फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम दोनों लीगली मैरिड हो, तो फिर सेपरेट रूम में तो नहीं रहोगे। तो वो तो यहाँ फूशाओ को ऑर्डर दे देते हैं कि अब तुम रुआन का सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करवाओ। ये सुनकर फूशाओ शॉक हो जाता है कि क्या, और यहाँ पर रुआन तो खुशी के मारे शॉक होती है कि क्या, और वो तो अपनी इमेजिनेशन में यहाँ पर रुआन से डरा होता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि आखिर मैं कितना बर्दाश्त करूँगा, और वो चला जाता है। तो यहाँ पर फूशाओ की मॉम रुआन से कह रही होती है कि तुम उसकी बातों से गुस्सा मत होना, वो ऐसी है, लेकिन उसका कुछ गलत मतलब नहीं है। तो रुआन कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैंने इससे भी ज़्यादा ज़िद्दी पिग को पकड़ी हूँ, तो ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा रुआन को फूशाओ के बारे में बता रहे होते हैं कि बचपन में उसके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे, इसकी वजह से उसकी ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बन गई है। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम में ही ऐसी क्वालिटी दिखाई दी है जो उसे हैंडल कर सकती है। और फिर ग्रैंडपा रुआन को कार्ड दे रहे होते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है, तुम आराम से इससे खर्चा कर सकती हो, और हाँ तुम्हें बस मेरे लिए फूशाओ को अच्छे से हैंडल करना है, और फिर मैं तुम्हें और ऐसे पैसे देते रहूँगा। तो फिर रुआन ग्रैंडपा को थैंक्स करने लगती है और उस कार्ड को ले लेती है। और फिर फूशाओ की मॉम रुआन से कह रही होती है कि अगर उसने तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे बताना, मैं उससे अच्छे से तुम्हारे लिए फाइट बैक करूँगी। तो रुआन कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, फूशाओ तो मेरे लिटिल पिग से भी ज़्यादा सुनने वाला है, तो वो उसे अच्छे से हैंडल करेगी। तो मॉम काफ़ी खुश होती है और कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हारे रूम की अच्छे से रेडी करवा देती हूँ और न्यू बेडशीट भी रिप्लेस करवा देती हूँ। रुआन खुश होने लगती है कि कितने मज़े हैं मेरी लाइफ में, तो पहले तो मुझे इतने सारे पैसे भी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ इतना हैंडसम मैन भी मिल रहा है। फिर जब दोनों बेड पे लेटे होते हैं तो फूशाओ तो रुआन से दूर होने के लिए एकदम किनारे पे चला जाता है। तो कहती है कि अरे मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी, पीछे आ जाओ, और वो उसका ब्लैंकेट खींचने लग जाती है और फिर अपने और उसके बीच में यहाँ पर पानी का कटोरा रख देता है और इसे समझाने लगता है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो तुम्हें मेरे 3 रूल्स मानने पड़ेंगे। पहले तो वो उसे समझाता है कि उसके बेड पर आने से पहले वो अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज़ करके आए, और दूसरा ये कि वो उसके रूम की कोई भी चीज़ें टच नहीं कर सकती, और अगर तुमने ये रूल तोड़ी तो तुम्हें 10,000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वो दूसरी तरफ फेस करके लेट जाता है। तो रुआन उसे पीछे से मार रही होती है, तो कहता है कि तुम क्या हरकत कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि आंटी इन लोग को बाहर से सुन रही होती है और वो सोचती है कि मैंने सही एक्सपेक्ट करी थी, ये लोग बस नाटक कर रहे हैं, फिर तो बस मुझे इनके खिलाफ वीडियो बनाकर एविडेंस कलेक्ट करना है। फिर हम देखते हैं कि फूशाओ अपने बचपन के बारे में सपना देख रहा होता है और तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। तो बिजली की आवाज़ से फिर वो जाग जाता है और डर के मारे यहाँ पर रुआन को पकड़ रहा होता है। तो रुआन जाग जाती है और कहती है कि ये क्या चल रहा है, तुमने मुझे पकड़े हो। तो फिर वो दूर होने लगता है। तो रुआन कहती है कैसे नहीं चलेगा। तभी ऐसे करते हुए फूशाओ यहाँ पर रुआन के ऊपर गिरने लगता है और वो जो आंटी यहाँ पर इन लोग की फ़ोटोज़ लेने आई थी वो फ़ोटोज़ क्लिक तो कर देती है पर बिल्कुल ही नींद में होती है। फिर फ़ोटो क्लिक करने की आवाज़ यहाँ पर रुआन को सुनाई दे जाती है और वो कहती है कि कोई सीक्रेटली हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। फिर आंटी यहाँ ये सुनने के बाद होश में आती है और जल्दी से भागने लगती है। फिर रुआन तो रूम से बाहर निकलने के बाद इस आंटी को उठाकर यहाँ से फेंक देती है और वो तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर कौन था, लेकिन उसे आंटी की आवाज़ आई होती है, इतना वो सोचती है। फिर इतने में यहाँ पर फूशाओ भी रूम से बाहर आता है और पूछता है कि क्या हुआ, कौन था। तो कहती है कि मुझे लग रहा है जैसे आंटी थी। फिर इतने में यहाँ पर फूशाओ के ग्रैंडपा और उसकी मॉम भी आ जाते हैं और वो लोग भी पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी इतने में आंटी पहुँच जाती है और इन लोग की पोल खोलने लगती है कि डैड ये लोग आपको धोखा दे रहे और बस यहाँ पर झूठा शादी का नाटक कर रहे हैं, और मैंने खुद देखी हूँ कि ये दोनों सेपरेट सो रहे थे। तो फूशाओ तुरंत ही रुआन को अपने क्लोज करता है और कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे, ऊपर से मेरी वाइफ को तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो मेरे पीछे पागल है। तो रुआन भी फिर उसके साथ एक्टिंग में साथ देती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आंटी फिर ग्रैंडपा से कह रही होती है कि डैड आप इन लोग की झूठी बातों पे बिलीव मत करो, मेरे पास एविडेंस है। और फिर वो इन लोग की फ़ोटोज़ दिखाने लगती है, पर ये फ़ोटो देखकर तो ग्रैंडपा और मॉम तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होते बल्कि खुश हो रहे होते हैं, और रुआन फिर ये फ़ोटो देखकर शॉक हो जाती है। फिर आंटी जब खुद ये फ़ोटो देखती है तो उसे तो और भी बड़ा शॉक लगता है कि उसने तो इन लोग की हग वाली फ़ोटो कहाँ से खींच ली है। फिर फूशाओ की मम्मी ने डांटती है कि यही तुम्हारा एविडेंस था जिसकी तुम बात कर रही थी। फिर ग्रैंडपा तो खुश होकर फूशाओ और रुआन से कह रहे होते हैं कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है देखकर कि नेक्स्ट ईयर तक अब उन्हें उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएंगे। और वो फिर यहाँ पर फूशाओ की आंटी को डांटते हैं कि ऐसे सीक्रेटली उन्हें उनकी ऐसे फ़ोटोज़ नहीं लेनी चाहिए थी। और ऐसा बोलकर फिर ग्रैंडपा और मॉम भी अपना अपना रूम में चले जाते हैं। तो आंटी भी गुस्सा होकर जाती है। फिर यहाँ पर फूशाओ और रुआन को रूम में लेकर आता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी ऐसे शाय होती हो। तो फिर रुआन कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, और फिर वो
से स्लिप हो जाती है और उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी इतने में दोनों की एक्सीडेंटली किस होती है तो दोनों ही शॉक हो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर मॉम जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो इन लोग को ऐसे देख कर कहती है कि तुम लोग अपना कंटिन्यू करो और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर रुआन जब वापस उठने को करती है तो फूशाओ के सर पे लग जाता है और वो तो बेहोश हो जाता है। फिर मॉर्निंग में जब फूशाओ की नींद खुलती है तो वो यहाँ अपने आप को मिरर में देखते हुए कल रात की किस याद कर रहा होता है, पर फिर अपने आप को होश में लाता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। फिर जब ये सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो फूशाओ अपने मुंह को छुपा रहा होता है, पर तभी उसकी ग्रैंडपा देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मुंह का ये क्या हाल हो गया, तुम्हारे लिप्स पे चोट लगी हुई है। तो वो कह देता है कि ये आपकी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने करी है, इसने मुझे किस करते वक्त कैसे चोट पहुंचा दी। तो रुआन चिल्ला दिए कि तुमने आखिर मुझे खींचे क्यों थे। तो फिर वो कहता है कि इसमें तो पहले तुम्हारी गलती ना। तभी ग्रैंडपा इन लोग को चुप कराते हैं कि बस अब ब्रेकफास्ट भी करो। फिर रुआन यहाँ पर फूशाओ को कुछ उठा के देनी जा रही होती है और तभी इतने में उससे टकराती है तो उसके हाथ से सूप भी गिर जाता है। तो वो डांटता है कि तुम ठीक से मुझे खाने भी नहीं दोगी। तो फिर ग्रैंडपा यहाँ पर फूशाओ को चिल्लाते हैं कि वो यंग है तो उसे इमोशनली स्टेबल भी होना चाहिए। और फिर यहाँ फूशाओ चुपचाप से खाने लगता है तो रुआन उसे अपनी पेट पालने की बातें शेयर करने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुना है और फिर वो ब्रेकफास्ट से उठ के जा रहा होता है तो रुआन उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी यहाँ उसका एल्बो से लग जाता है तो वो ऐसी दर्द में चिल्लाने लगता है। रुआन उसे सॉरी कहती है और उसे लेके जाने में मदद करती है। तभी इतने में बेचारा चेहरे से भी टकरा जाता है और उसकी नीज में भी लग जाती है। तो वो कहती है कि लाओ मैं देखती हूँ, और जैसी वो झुकने को करती है तो उसके चिन से टकरा जाती है और उसकी मुंह भी फिर दुखने लगता है। तो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। रुआन तुरंत ही उसे क्लियर करती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं करी हूँ। तो फूशाओ को फिर याद आ रहा होता है कि वो सच में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो हार मान लेता है और फिर वो अपने आप को उठाकर रूम की तरफ जाने लगता है। ये देख के ग्रैंडपा तो खुश हो रहे होते हैं और फूशाओ की मॉम से कहने लगते हैं कि चलो अब फाइनली कोई मिल गई है जो तुम्हारे इस बिगड़े हुए लड़के को ठीक कर देगी। फिर फूशाओ यहाँ अपने रूम में आने के बाद तुरंत ही एक लॉयर को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि तुम डिवोर्स लॉयर हो ना, तो मेरी हेल्प करो ताकि मेरी वो वाइफ खुद मुझसे डिवोर्स लेने में पहल करे। फिर इसके बाद फूशाओ अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है और उसे इस बारे में बताता है तो उसका फ्रेंड शॉक होता है कि तेरी शादी हो गई है। फूशाओ कहता है कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। उसके ग्रैंडपा ने फोर्सली उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी है जिसे वो पसंद भी नहीं करता। तो फूशाओ का फ्रेंड हान फिर उसे कहने लगता है कि क्या मेरे अलावा भी तेरे पास कोई फ्रेंड है। ठीक है, अच्छा ये बता कि तेरी फ्रेंड की वाइफ कैसी है। तो फूशाओ फिर रुआन के बारे में याद करते हुए उसे बताने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा क्रूएल है और रूथलेस तरीके यूज़ करती रहती है और हमेशा उसकी बॉडी के पीछे पड़ी रहती है। और फिर ये सब बताते हुए स्माइल करने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि फिर तो तुम्हारे फ्रेंड ने बहुत ही बेकार लड़की से शादी कर ली है। फूशाओ कहता है कि तभी तो मेरा फ्रेंड उस लड़की से डिवोर्स लेना चाहता है। फूशाओ का फ्रेंड समझते हुए उसे सीधे सीधे ये कह रहा होता है कि वो ऐसे डिवोर्स नहीं ले सकता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि रुआन फूशाओ की मॉम के साथ यहाँ ऑफिस में आई होती है उससे मिलने के लिए। और तभी जब फूशाओ चिल्ला कर कह रहा होता है तो ये लोग उसकी सारी बातें सुन भी लेते हैं। फूशाओ अपने फ्रेंड से यही कह रहा होता है कि वो बिल्कुल लड़कियों जैसी नहीं है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर फूशाओ की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। तो रुआन उन्हें रोकती है और कहती है कि वैसे वो सही कह रहा है, शायद मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो ज़्यादा ही कैजुअल है। तो रुआन की मॉम तुरंत ही फिर डिज़ाइनर के ब्रांड्स को कॉल कर रही होती है और वो सारे फैशन डिज़ाइनर वाले कपड़ों को अपने विला तक पहुँचाने का ऑर्डर देती है और रुआन से कहती है कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फूशाओ को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे कहने लगती है कि मैं बाहर गेम खेलने जा रही हूँ और रुआन अकेली है, तो क्यों ना तुम उससे अपने साथ कंपनी लेकर चले जाओ। तो कहता है कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं घर पर ही आ जाता हूँ। फिर फूशाओ यहाँ पर इधर से उधर घूम रहा होता है तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तुझे हुआ क्या है, क्या तेरी वाइफ ने तुझे चीट कर दी है। फूशाओ कहता है कि ऐसा हो जाए तो मैं उसके 8 जनरेशन को थैंक्स बोलूँगा। पर फिर यहाँ चीटिंग का सुनकर फूशाओ को एक आइडिया आ जाता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तू मेरी एक हेल्प करेगा। फिर इसके बाद फूशाओ जैसे ही अपने घर आया होता है तो रुआन उसका अच्छे से वेलकम कर रही होती है और उसने अभी बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुई होती है। तो फूशाओ उसे देखते रह जाता है और तभी अचानक से फूशाओ का असिस्टेंट और उसका फ्रेंड भी उसके बाजू में आ जाते हैं और रुआन उन दोनों को देखकर शॉक होती है। फिर असिस्टेंट तो यहाँ से बहाना करके भाग लेता है और फिर रुआन इस बारे में फूशाओ से पूछ रही होती है कि हस्बैंड में अच्छी लग रही हूँ। तो जैसे वो बोलने जा रहा होता है इतने में उसका फ्रेंड पहले कह देता है कि हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। तो फूशाओ कहता है कि आखिर मेरे बदले तू क्यों जवाब दे रहा है। रुआन इन लोग के लिए फ्रूट्स लेकर आती है और वो हान के फ्रेंड को भी खाने बोल रही होती है। तो वो फिर उससे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं फूशाओ का बचपन का फ्रेंड हूँ और मेरा नाम हान है, तो तुम मुझे भी यही बुला सकती हो। तो रुआन भी फिर उसके साथ हैंडशेक करने जा रही होती है। तब यहाँ पर फूशाओ अपने फ्रेंड को हटा देता है
और वो उससे पूछता है कि आज तुमने अलग ड्रेस पहनी थी। तो फिर वो कहती है कि मॉम ने कहा कि वो ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है तो इसलिए। तो क्या मैं वो ड्रेस में अजीब लग रही थी? तो फूशाओ तो कहने लगता है कि हाँ वो बहुत ही अजीब लग रही थी, पर तभी उसका फ्रेंड जल्दी से कहता है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी तुम। और अब तक फूशाओ ने मुझे जैसा तुम्हारे बारे में बताया था, तुम तो उससे अपोजिट इतनी ज़्यादा अच्छी हो। तो रुआन उसकी तारीफ़ करती है कि तुम्हारी आँखें अच्छी है। फूशाओ फिर यहाँ पर अपने फ्रेंड से जेलस होकर उसे यहाँ से भगाना चाह रहा होता है, पर उसका फ्रेंड नहीं चाहता। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि फूशाओ ने अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस किया था कि वो उसकी वाइफ को सेड्यूस करे। तो उसने तुरंत ही मना किया था, मैं एक लॉयर हूँ और मैं ऐसे दूसरों की वाइफ को सेड्यूस करने वाले काम नहीं करता। तो फूशाओ अपने फ्रेंड को समझाता है कि मैं कौन सा सच में करने बोल रहा हूँ, तुझे बस नाटक करना है ताकि झूठी रूमर बन जाए और फिर ऐसे वो खुद मुझसे डिवोर्स ले ले। तो हान मना कर रहा होता है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज नहीं ख़राब करूँगा, और ऐसे बोलकर वो जा रहा होता है। तो फूशाओ फिर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे ज़बरदस्ती यहाँ पकड़ के लेकर आता है। और अब यहाँ पर उसका फ्रेंड बदल गया होता है और यहाँ पर रुआन से कह रहा होता है कि वो एक डिवोर्स लॉयर है और वो ऐसे लोगों की हेल्प करता है जिनके बीच में ऑलरेडी चीज़ें टूटने वाली है, तो फिर आखिर देरी क्यों लगानी। तो रुआन उसे कहने लगती है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो। फिर यहाँ पर हान उसे अपना कार्ड देने लगता है, तो फूशाओ उसे कार्ड लेकर फेंक देता है और कहता है कि ये चीज़ बहुत ही अनलकी है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ चले गए। तो कहता है कि वो यहीं पर ही है। और फिर वो बातों बातों में रुआन को टच करने जा रहा होता है, तो फूशाओ जल्दी से बीच में आ जाता है और कहता है कि वो उसे ऐसे हाथ नहीं लगा सकता और उसे पकड़ के वो लेके जाने की कोशिश करता है। तो हान फिर उसे कहता है कि तूने तो मुझे ये करने के लिए बुलाया था ना, देख फिक्र मत कर, ये तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसे तो कोई डेटिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इससे तो मैं ईजिली फंसा लूँगा। तो अब देख मैं क्या करता हूँ। तो फूशाओ जल्दी से अपने फ्रेंड को रोक देता है और उसे मना करता है कि अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हान को सब समझ आ रहा होता है कि फूशाओ कितना रुआन को पसंद करता है, बस यहाँ डिवोर्स का नाटक कर रहा था। तो फिर कहता है कि ठीक है। फिर इतने में रुआन को उसके डैड का भेजा हुआ पार्सल आता है जिसमें उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें भेजे होते हैं। तो ये देख के रुआन खुश हो जाती है कि अब वो कोई अच्छी सी डिशेस बनाएगी। तब यहाँ पर वो फूशाओ के फ्रेंड को भी खाने पे रोक लेती है और फिर वो डिनर बनाने जाती है। तो फूशाओ पहले से अपने फ्रेंड हान को समझा रहा होता है कि उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल मत खाना, ठीक है, और हमें बहुत सारी बुराई करना है। और फिर वो रुआन की बुराई कर रहा होता है कि उसे क्या ही कुकिंग करना आता होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा। तो रुआन ये सुन लेती है और उसे बहुत डांटती है। ऐसे वो इन लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और फूशाओ ये चीज़ कहने लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे तो बॉक्सिंग करनी बहुत अच्छे से आती है। तो रुआन फिर उसे चैलेंज करती है और फिर यहाँ पर फूशाओ और उसका फ्रेंड मिलकर बॉक्सिंग करने लग जाते हैं और इतना थक गए होते हैं। तो रुआन कहती है कि क्या हुआ। रुआन कहता है कि सिस्टर इन लॉ अब मैं और नहीं कर पाऊँगा। फिर तभी इतने में उसकी गलती की वजह से पंचिंग बैग रुआन के ऊपर गिरने वाला होता है, पर जल्दी से फूशाओ आकर उस पंचिंग बैग को रोक लेता है और फिर यहाँ पर फूशाओ के कमर में दुखने लग जाता है। फिर जब वो रूम में आता है तो अपने फ्रेंड से कहता है कि हंसने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आ मुझे मेडिसिन लगा। तभी इतने में यहाँ पे रुआन आ जाती है और वो हान से मेडिसिन ले लेती है और उसे जाने का इशारा कर देती है। तो वो इन लोग को फिर अकेले छोड़कर रूम का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर रुआन जब यहाँ फूशाओ को मसाज दे रही होती है तो फूशाओ को तो यही लग रहा होता है कि उसका फ्रेंड है, तो वो उसे कही जा रहा होता है कि वैसे तो रुआन इतनी बैड लुकिंग नहीं है, इसलिए लगता है मेरी मॉम उसके लुक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है, उन्हें लगता है वो बहुत पसंद आती होगी। तो रुआन इसके ऊपर बदला निकालते हुए इसे ज़ोर से मसाज दे रही होती है। तो फूशाओ कहता है कि थोड़ा जेंटल करो और फिर वो अभी भी रुआन की बातें कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिर वो ऐसी मैनरलेस क्यों है, हमेशा इतनी रूड क्यों रहती है। तो रुआन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाती है और वो उसे मारती है। तो फूशाओ कहता है कि आखिर तुम मुझे मार भी क्यों रहे हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो रुआन को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हान कहाँ पर है। तो रुआन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा डिसलाइक करते हो। तो फूशाओ कहता है कि नहीं लाइक करता तो क्या। तो रुआन कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ, और पता है अभी तुमने जब मुझे बचाया था तो तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। फिर फूशाओ कुछ नहीं कह रहा होता है तो रुआन कहती है कि खाना रेडी हो चुका है और मॉम भी आ गई है, तो चलो साथ में चल के खाते हैं, नहीं तो फिर तुम्हारा वो लॉयर फ्रेंड हान सब खा जाएगा। तो फूशाओ थोड़ा नाटक करना चाह रहा होता है ताकि रुआन फिर उसे मनाए, और उससे पहले रुआन कह देती है कि ठीक है तुम्हें नहीं खाना तो तुम्हें यहाँ पर आराम से रेस्ट करो, और वो चली जाती है। तो ये तो बेचारा बिना बोले यहीं पर ही फंस जाता है। फिर इसके बाद वो रात में फ्रिज में से कच्ची वेजिटेबल्स ही खाने जाता है और तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो रुआन को देखकर अचानक से डर जाता है। रुआन फिर हंसने लग जाती है और वो कहता है कि तुम आखिर भूत की तरह मुझे क्यों डराने आई थी। तो रुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी किचन में आने की आवाज़ आई, और फिर वो उसे सरप्राइज़ देने लगती है कि उसने उसके लिए खाना रेडी कर रखी है। तो फूशाओ ये सब देखकर काफ़ी शॉक होता है। रुआन उसे खाने के पास लेकर आती है और बताने लगती है कि उसने उसके असिस्टेंट से पूछी कि उसे क्या खाना पसंद है, तो इसलिए ये सब बनाई है। तो फूशाओ काफ़ी इंप्रेस होता है कि इसने सच में सब मेरी पसंद का खाना बनाई है। फिर खाना टेस्ट करती है, उसे बहुत अच्छा भी लगता है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है कि आखिर तुम अब इस घर की डॉटर इन लो,
तो ऐसे थोड़ी ना तुम्हें कुकिंग करना चाहिए, ये सब काम तुम सारी मेड्स वगैरह पे छोड़ दो। रुआन कहती है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है और ख़ास करके तुम्हारे लिए तो और फिर यहाँ पर फूशाओ खा रहा होता है और रुआन उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर वो याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब फूशाओ का फ्रेंड हान निकल रहा था तो उसने जाते जाते रुआन को फूशाओ के बारे में समझा कर क्या था कि फूशाओ एरोगेंट टाइप का लगता है लेकिन वो वैसा है नहीं, उसे बस थोड़ा टाइम लगता है किसी भी इंसान के क्लोज़ आने के लिए, लेकिन एक बार अगर कोई बंदा उसके क्लोज़ हो जाता है तो वो तो स्टूपिड की तरह उसकी सारी हेल्प करता है और हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो उसे कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसके लिए जेन्युइन होगी। तो रुआन यही कहती है कि हाँ मैं उसके लिए सच में बहुत जेन्युइन हूँ। तो हान यही कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और उसका रिलेशन उसके और उसके बड़े भाई की तरह बने। तो रुआन कहती है कि उसका बड़ा भाई भी है, मुझे नहीं पता था। तो हान बता रहा होता है कि असल में उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो देखो मैं बस तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम या तो उसे प्रोवोक मत करना और या तो उसे झूठ मत बोलना कभी। तो रुआन उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो। फिर हान वहाँ से चला जाता है, फ्लैशबैक खत्म होता है और रुआन यहाँ पर फूशाओ को देखते हुए बैठे बैठे सो जाती है। फिर जैसे ही फूशाओ का खाना खत्म होता है तो वो रुआन को देखता है कि वो सो गई है और वो गिरने वाली है, तो जल्दी से उसे पकड़ता है और वो उसका फेस पकड़ के जब ऐसे देख ही रहा होता है तभी इतने में रुआन जाग जाती है और वो गुस्सा हो जाती है कि एक तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाई और तुम मेरा बाल नोच रहे हो। तो वो भी उसका कान पकड़ के खींच लेती है जिसकी वजह से बेचारे के बैक में फिर से दुखने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे फूशाओ जब अपने ऑफिस में होता है तो कल रात के बारे में याद करने लगता है और सोचता है कि लगता है उसे लग रहा है कि मैंने जानबूझ के उसका बाल नोचा था। फिर इसके इमेजिनेशन में चल रहा होता है कि वो जाकर उसके ग्रैंडपा को कंप्लेन करेगी और बोलेगी कि उसे फूशाओ से डिवोर्स लेना है। तो फूशाओ के फिर ग्रैंडपा भी तुरंत ही मान जाएंगे और उससे बोलेंगे कि वो डिवोर्स के बाद उसे एक अच्छा बंदा ढूंढ के देंगे। फूशाओ इसी बारे में सोचने में लगा होता है तभी इतने में उसका असिस्टेंट उसके इतना क्लोज आ जाता है। तो फूशाओ उसे देख के डरता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। फिर वो उसे काम देता है कि वैसे अभी ऑफिस के बाद तो मेरे साथ चलना। फिर फूशाओ जब कंपनी से घर आता है तो रुआन के लिए स्नैक लाया होता है। तो रुआन तुरंत ही उसे कहती है कि ये ज़रूर मेरे डैड ने भेजे होंगे ना। तो कहता है कि हाँ तुम्हारे डैड ने लाइन लगा के तुम्हारे लिए खरीद के लाए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर तभी यहाँ पर फूशाओ की आंटी आ जाती है और ये खाने की स्मेल सुनकर रुआन को बातें सुनाने लगती है कि ये क्या है। और वो फूशाओ से भी कहती है कि तुम कब तक बस अपने बारे में सोचते रहोगे, तुम्हारा भाई वहाँ अकेला अब्रॉड में। तो फूशाओ कहता है कि वो अपनी मर्जी से बाहर स्टडी करने गया है, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया। तो उसकी आंटी कहने लगती है कि तुम बहुत ही गलत फहमी में हो, सोचो आखिर तुम लोग की कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा है और वो फिर भी कंपनी का काम छोड़कर बाहर अब्रॉड में डिज़ाइन स्टडी करने गया। तो उसने ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है, वो हमेशा तुम्हारे लिए अपने आप को पीछे रखता है और तुम बस यहाँ पर मज़े कर रहे हो। तो रुआन तुरंत यहाँ पर फूशाओ की साइड लेते हुए उसकी आंटी से कह देती है कि फूशाओ भी अकेले पूरी कंपनी को संभाल रहा है और कोई यहाँ पर मज़े नहीं कर रहा है, बल्कि वो कितना स्ट्रांग है कि सब कुछ अकेले देख रहा है। और वो कहने लगती है कि अगर वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर रहा है तो क्या हो गया। और हाँ, आप जो उसके भाई का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसका मैं बता दूँ कि उनके पास खुद के पैर है और वो अपनी मर्ज़ी से अब्रॉड गए, तो इसमें फूशाओ का क्या लेना देना है। तो फिर आंटी यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि तुम एक आउटसाइडर होकर बीच में कुछ भी बोले जा रही हो। तो फूशाओ तुरंत ही उन्हें क्लियर करता है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं है, मेरी वाइफ है और उस फैमिली की मेंबर है। तो रुआन ये सुनकर खुश हो जाती है। आंटी फिर फूशाओ से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने बिगाड़ के रख दी है। तो रुआन कहती है कि इसमें क्या गलत है, आखिर एक मॉम अपने बेटे से प्यार करती है तो आपको क्यों जलन हो रही है। तो आंटी फिर फूशाओ से कहने लगती है कि तुम बस अपने बारे में सोचते रहते हो, तुम इतने सेल्फिश हो और तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली ऐसे टुकड़ों में हो गई है। तो फिर फूशाओ गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो आंटी भी उसको मनाने के लिए नहीं जाती है और सोचती है कि वो कितना गुस्से वाला है। फिर दूसरी तरफ हम फूशाओ के बड़े भाई को देखते हैं जिसका नाम चैन है। वो अब्रॉड में होता है और अपनी मॉम का मैसेज देख रहा होता है जिन्होंने उसे बताई होती है कि उसके भाई की अब शादी हो गई है, तो वो एक बार घर तो आ जाए और उनसे मिल ले। तो फिर ये सोचता है कि मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि फूशाओ अपने रूम में होता है और वो अपने भाई को याद कर रहा होता है कि कैसे बचपन से उन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा था। वो उसका बड़ा भाई हमेशा उसकी केयर करता था और दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग था। फिर इतने में यहाँ पर फूशाओ को रुआन का मैसेज आता है और वो उसका मुंह ठीक करने के लिए कोई कोट और वीडियो सेंड करी होती है, जिसे देख कर खुश होता है कि वो उसकी कितनी केयर करती है और आज उसने उसकी साइड भी ली थी और उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी वही उसके लिए लड़ रही थी। फिर फूशाओ को स्माइल करता देख रुआन खुश होती है और वो सोचती है कि मुझे इसका मूड और ठीक करने के लिए कल इसे कहीं घूमने लेके चलना चाहिए, तो मैं मॉम से भी इस बारे में डिस्कस करूँगी। फिर नेक्स्ट डे रुआन रेडी होकर फूशाओ को साथ में घूमने चलने के लिए बोल रही होती है
तो वो नहीं जाने के लिए इशारा कर होता है। फिर इतने में मॉम आ जाती है और रुआन फिर उनसे कहती है कि हम लोग आज बाहर कैंपिंग के लिए चलते हैं। और फिर ये लोग मिलकर यहाँ पर फूशाओ को मनाते हैं। तो फूशाओ कहता है कि उसे अभी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। तो उसकी मॉम मना करती है कि छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा रिलैक्स कर लो। और फिर रुआन उसे ज़बरदस्ती उठा के लेके जाती है। और फिर जब ये लोग कैंपिंग पर घूमने पहुँचते हैं तो रुआन तो यहाँ काफ़ी इंजॉय करती है और फूशाओ को भी साथ लेती है। फिर रात में जब दोनों घर आ जाते हैं तो रुआन फिर फूशाओ को बेड पर आने बोलती है और वो उसे 2 डॉल वाली किचन गिफ्ट कर रही होती है, जो कि फूशाओ दिखाता है कि उसे कोई पसंद नहीं आई, पर वो बहुत ही अकेले में खुश हो रहा होता है कि उसे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में भी इसी को ही देख रहा होता है और फिर जैसे ही असिस्टेंट यहाँ पर आता है तो उससे पूछ लेता है कि बॉस क्या आपकी वाइफ ने ये गिफ्ट करी है। तो फूशाओ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, इसलिए तुम्हारा बोनस में डबल कर रहा हूँ। तो उसका असिस्टेंट और खुश हो जाता है कि बॉस की वाइफ के आने से मेरा तो गुड लक शुरू हो गया है। और फिर असिस्टेंट जब बाहर जा रहा होता है तो उसे फूशाओ के ऑफिस के बाहर यूवे मिल जाती है, जो कि अंदर जाना चाह रही होती है। तो असिस्टेंट उसे जाने से मना करता है, तो भी वो नहीं मानती और चली जाती है। और तभी से रुआन की कॉल आती है कि वो फूशाओ को लंच बॉक्स देने के लिए यहाँ कंपनी आई हुई है। तो ये कहता है कि रुको मैं आपको पिक करने आता हूँ। फिर ही सोचता है कि वैसे मुझे बॉस की वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, आखिर वो कितनी अच्छी है। फिर यहाँ पर यूवे जब फूशाओ को टिफ़िन दे रही होती है तब इतने में असिस्टेंट पहुँच जाता है और फूशाओ को बताता है कि बॉस आपकी वाइफ आई हुई है। तो फूशाओ ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि वो कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि लेकिन रिसेप्शन पर उन्हें रोक लिया गया है, पक्का उन्हें बुली किया जा रहा होगा। तो फूशाओ तुरंत ही फिर रुआन को पिक करने जाने के लिए निकलता है और अपने असिस्टेंट को कहते हुए जाता है कि दोबारा इस यूवे को यहाँ पर अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर रुआन जब यहाँ रिसेप्शनिस्ट से बात करती है तो उससे लग रहा होता है कि जैसा कि शॉर्ट ड्रामा में होता है, हीरोइन को कोई सीईओ की वाइफ नहीं समझता और जब भी वो सीईओ को लंच देने आती है तो एम्प्लॉय उसे बुली करते हैं। पर यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट जैसी ही समझ जाती है कि ये सीईओ की वाइफ है तो वो उसे उल्टा अच्छे से जाने दे रही होती है। तो रुआन सोचती है कि इसने तो पूरी स्क्रिप्ट को ही पलट दी। फिर इतने में यहाँ पर फूशा हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि कौन है जो मेरी वाइफ को बुली कर रही है। तब यहाँ पर जल्दी से रुआन उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी एम्प्लॉयज़ तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो वो काफ़ी शौक होता है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। फिर यहाँ पे रुआन उसके साथ उसके ऑफिस में आ जाती है। तभी यहाँ पर यूवे अभी भी बैठी होती है और वो फूशा को बताने लगती है कि वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। वो उसे बता रही होती है कि वो एक जगह बाहर आता था और हमेशा वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लिया करता था, वो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी। तो वो जगह डिमोलिश हो गई तो क्या हुआ, उसने वहाँ का एक टुकड़ा लेकर आई है उसके लिए गिफ्ट में देने को। तो फूशा को बस उसमें जम्प्स नज़र आ रहे होते हैं, वो उससे दूर होने लगता है और कहता है कि इस गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बताता है कि असल में उसे गलत फहमी हो गई है। यहाँ पे फिर रुआन को भी इस यूवे के ऊपर गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा और एक अच्छी हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशन को एक्टिंग करके दिखाना होगा। फिर वो उसे अच्छे से कहने लगती है कि मिस यूवे ये चीज़ को तुम अपने लिए ही रखो। फिर फूशा अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। तो फिर यूवे बहुत गुस्से में यहाँ से जाती है। फिर रुआन को एक आइडिया आता है कि मैं अब तक बस एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा भी कुछ करना चाहिए। फिर वो तुरंत ही फूशा को रोकती है और उसे बैठने बोलकर फिर वो उसे ये चीज़ शेयर कर रही होती है कि वो उसकी और हेल्प करना चाहती है उसके बिज़नेस में भी। तो फूशा ये सोच रहा होता है कि क्या इसे डर लग रही है कि ऑफिस में मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, इसलिए ये उन लोगों को दूर करने के लिए ऐसा करिए। तब यहाँ पर रुआना उसके नज़दीक आ जाती है और कहती है कि मुझे बस तुम्हारी हेल्प करना है, तुम्हारे काम में भी। फूशा कहता है कि वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है। तो रुआन कहती है कि लेकिन मुझे तो कभी कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कहाँ से टीचर ढूंढूं मुझे ये सब सिखाने के लिए। फिर फूशा खुद की तरफ इशारा करके बताना चाह रहा होता है कि वो उसके सामने टीचर तो है, पर वो ऐसे खास रहा होता है। तो रुआन कहती है कि क्या हुआ। फिर वो उसे खाने के लिए चिकन स्टिक देने लगती है। तो कहता है कि सच में तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता है, टीचर तुम्हारे सामने ही है पर तुम्हें दिख ही नहीं रहा। तो रुआन कहती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर फूशा को लगता है कि वो उसी को ही टीचर बोलने वाली है, पर यहाँ पर वो तो उसके असिस्टेंट का नाम लेती है और कहती है कि मैं जाकर उससे हेल्प लेती हूँ, वो ज़रूर हेल्प कर देगा। और फिर फूशाओ देख रहा होता है कि उसका असिस्टेंट यहाँ पर रुआन को कंपनी की सारी चीज़ें सिखाने में लगा होता है और दोनों साथ में मिल के काम कर रहे होते हैं। तो ये बस जेलस होकर देख रहा होता है। फिर इसके बाद फूशाओ एक मीटिंग लेता है जिसमें रुआन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हुए फूशाओ को ही देख रही होती है। फिर कंपनी की जब छुट्टी हो जाती है तो वो ओवर टाइम करते हुए यहाँ कंपनी में हेड डाउन करके सो जाती है। तो यहाँ पर फूशा उसे ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि रुआन फिर फूशा के ऑफिस में आती है और वो उसे बताता है कि वो उसे एक प्रोजेक्ट दे रहा है काम करने के लिए। तो रुआन काफ़ी खुश होती है कि मेरे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट,
लेकिन क्या डर नहीं है कि मैं इसे ख़राब कर दूँगी तो? वो उसे समझा रहा होता है कि वैसे तो ये कंपनी का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अच्छा कर लोगी। तो फिर रुआन को याद आता है कि उसने उसे अपने पिग फार्म के बारे में बताई थी, जो कि वो ख़रीदना चाहती थी। तो वो खुश हो जाती है कि तुम मेरे पिग फार्म के लिए सब कर रहे हो। फिर वो जल्दी से उसके पास भाग कर आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छे से हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे लाइक करते हो। फुशिया कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मुझे ये बोले कि मैं तुम्हें मिसट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं नहीं चाहता कि सब हमारे बारे में गॉसिपिंग करें और मेरी कंपनी की भी इमेज खराब हो। तो रुआन कहती है कि अच्छा ऐसा क्या, ठीक है फिर फिक्र मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पूरा करूँगी। और ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। तो फुशिया कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करके गई थी, लेकिन वो तो क्लियरली मुझे लाइक करती है ना, आखिर वो मेरी सारी पसंद की चीज़ों का ख्याल रखती है और कंपनी में भी वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रुकी हुई है। तो आखिर अब ये सब बोल के क्या ही मतलब है। तभी इतने में यहाँ पर फुशाओ को उसके भाई चैन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो अब्रॉड से यहाँ चाइना आ गया है। तो फुशाओ कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो चैन कह रहा है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो क्या हुआ, तुम अभी भी ऐसे गुस्से में रहोगे? देखो आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें मनाना। पर यहाँ पर फुशाओ गुस्से में कॉल कट कर देता है। फिर रात में यार रुहान घर आने के बाद भी अपने ऑफिस के काम में लगी होती है और वो फुशाओ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तो वो काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है कि अब वो उसके ऊपर ध्यान देने का छोड़कर सिर्फ काम में लगी हुई है। उसे कहता है कि मैं अभी शावर लेके आता हूँ और फिर जानबूझ के वो अपने आप को भिगा कर अपनी बॉडी शो करते हुए बाहर निकलता है ताकि रुहान की नज़रें सिर्फ उसके ऊपर ही टिक जाए। फिर यहाँ पर वो उसे देखने लग जाती है तो काम पर फोकस नहीं कर पा रही होती है और फुशा जानबूझ के उसे अपने आप को दिखाने के लिए और क्लोज आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम में फोकस नहीं लग रहा है और फिर रुहाना असिस्टेंट से भी काम के बारे में बातें कर रही होती है। तो फुशा को पता लगता है कि अच्छा, तो इतने देर तक वो असिस्टेंट उसे सिखाने में लगा है, इसलिए वो इतना देर तक काम में लगी हुई है। फिर ये तुरंत ही चुपके से अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि वो तुरंत ही बिज़ी होने का नाटक करे, नहीं तो फिर उसके बोनस कट हो जाएंगे। तभी इतने में असिस्टेंट या फिर रुहान को मैसेज कर देता है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो अब हम लोग कल सीखेंगे। फिर फुशा और रुहान से कहता है कि देखा, असिस्टेंट तो बिजी ही निकला, तो अब तुम्हारा टाइम है सोने का। तो फिर वो उसे लैपटॉप रखवा देता है और वो उसे चुपचाप से सोने के लिए बोलता है और फिर खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि रुहान अपने ऑफिस में बैठी होती है। तभी इतने में यहाँ पर सुपरवाइज़र सभी को आकर बता रही होती है कि प्रोजेक्ट साइनिंग के लिए एक डिज़ाइनर को जाना होगा, तो कोई भी मान नहीं रहा होता है। तभी रुहान इस काम के लिए मान जाती है कि ठीक है ये मैं कर देती हूँ और फिर वो निकलती है। तो यहाँ पर दो कलीग्स उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उसे इतनी जल्दी प्रोजेक्ट कैसे मिल गया, वो न्यू एम्प्लॉई होकर भी यहाँ पर इतना क्यों उड़ रही है। वो ज़्यादा ही उन लोग से जेलस हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फुशा यहाँ अपने ऑफिस में बैठकर सोते हुए रुहान के बारे में सपना देख रहा होता है। जैसे ही वो जागता है तो अपने असिस्टेंट को देखकर शॉक हो जाता है और उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। फिर असिस्टेंट से यहाँ फुशा को इस बारे में पता चलता है कि रुहान उस क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट साइन के लिए गई है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अगर रुहान अकेले गई है तो ये सही नहीं होगा, वो बंदा ठीक नहीं है। वो तुरंत ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए निकलता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि रुहान यहाँ क्लाइंट से बात करने आई होती है, पर उसकी हरकतों से वो जान जाती है कि वो कितना बड़ा परवट है। तो जैसे ही वो उसका हाथ टच करने की कोशिश करता है तो रुहान सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि अगली कहीं के ओल्ड मैन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो फिर वो क्लाइंट गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करी, क्या तुम्हें बिलीव नहीं है कि मैं तुम्हें इस पूरी डिज़ाइन इंडस्ट्री से ही बैन करवा सकता हूँ, समझी। फिर वो जैसे ही रुहान को मारने जाता है तभी इतने में यहाँ पर चैन आकर उसका हाथ रोक लेता है और फिर इस बंदे को डराता है कि वो ऐसे एक लड़की को इस तरीके से बुली नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से ये ओल्ड मैन डर जाता है और यहाँ से जाने को करता है उसकी बेइज्जती करते हुए। रुहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो इसका कान नोचती है और फिर इसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाकर इसे सबक सिखाती है और कह देती है कि दोबारा वो यहाँ नजर ना आए। फिर चैन इस बारे में रुहान से पूछ रहा होता है कि तुम गो ग्रुप कंपनी के लिए काम करती हो। तो रुहान कहती है कि हाँ, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं यहाँ डिज़ाइनर से मिलने आऊँगी और मुझे एक कम बैक मिल जाएगा। चैन फिर रुहान को बताता है कि मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ और उसे अपना नाम बताते हुए अपना कार्ड देता है। तो वो फिर उसका नाम पढ़ कर कह रही होती है कि तुम्हारा नाम जाना पहचाना है। फिर चैन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, तो क्यों ना हम लोग मेरे स्टूडियो चल के बात करें। तो रुहान तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी इतने में यहाँ फुशा पहुँच जाता है और वो जल्दी से रुहान का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है और अपने भाई चैन को गुस्से में देखते हुए यहाँ से रुहान को लेकर चला जाता है। तो रुहान फिर जाते जाते चैन से कहते हुए जाती है कि नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। फिर यहाँ पर फुशा जब उसे बाहर लाता है तो पूछता है
कि तुम कब से उसे जानती हो। रुआन कहती है कि हम लोग अभी मिले थे और कोइंसिडेंटली वो एक डिज़ाइनर निकला और वो उसकी तारीफ़ें बताने लगती है। तो फूशाओ कहता है कि तुम स्ट्रेंजर पे इतनी इजीली कैसे बिलीव कर सकती हो। तो रुआन कहती है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, लगता है तुम जेलस हो रहे हो। तो फूशाओ नहीं मान रहा होता है कि नहीं, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ। वो उसे समझा रहा होता है कि देखो हम दोनों लीगली मैरिड है, तो तुम दूसरे मैन को ऐसे देख स्माइल नहीं कर सकती हो। तो रुआन उसे समझाती है कि फिक्र मत करो, मेरा पूरा का पूरा दिमाग अभी बस उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ है जो तुमने मुझे दी हो, और उसके अलावा मैं किसी भी और चीज़ के पीछे नहीं पड़ी हूँ। तो ये सुनकर तो फूशा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे रुआन की सुपरवाइज़र उससे इस बारे में पूछने आई होती है कि उसकी डिज़ाइनर के साथ बात कैसी गई। तो रुआन कहती है कि अरे उसकी तो बात ही मत करो, वो एक ओल्ड स्कमबैग था। तो फिर उसके दोनों कलीग्स जो कि पिछली बार भी उसकी बुराई कर रहे थे, वो अभी भी उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि ये कर ही क्या सकती है। लेकिन फिर रुआन बताती है कि उसे एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर मिल गया जो कि उनकी कंपनी के साथ काम भी करना चाहता है। और जैसे ही वो उस डिज़ाइनर यानी कि चैन का नाम बताती है, तो ये दोनों कलीग्स उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुमने क्या हमें फूल समझी हुई हो, आखिर इतना बड़ा डिज़ाइनर तुम्हारे कहने पर आ जाएगा। हमने उससे पहले भी काम करने के लिए काफ़ी बार कॉन्टेक्ट करे थे पर वो कभी नहीं माना, तो क्या तुम हमें फूल बना रही हो। तब यहाँ पर रुआन तो उसका बिजनेस कार्ड भी दिखा रही होती है, तो भी ये लोग मान नहीं रहे होते हैं और उसकी बुराई करते हुए कहने लगते हैं कि इसे तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी इतने में यहाँ ऑफिस में फूशाओ पहुँचता है और वो चिल्लाता है कि इसकी हिम्मत भी मत करना। और वो यहाँ इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि सच में डिज़ाइनर चैन से उनकी काम की बात हो गई है और वो इनके साथ काम करना चाहता है। और उसने यही कहा है कि वो रुआन को ही अपनी प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाना चाहता है। तो रुआन भी काफ़ी शौक होती है और भी एम्प्लॉय शौक हो रहे होते हैं। तब यहाँ पर फूशाओ कह देता है कि इसलिए अब वो रुआन को ऑफिशियली उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूशाओ को यहाँ पर अपना भाई चैन मिल जाता है और वो उससे बात करने लगता है कि ग्रैंडपा ने हम दोनों को साथ में डिनर पे बुलाया। वो रुआन के बारे में पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, उसे भी लेके चलते हैं। वैसे तो वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और लगता है तुम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तभी तो उसके लिए इतना कुछ करो। तो फूशाओ कहता है कि तुमने उसे इन्वेस्टिगेट किया। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो यहाँ पर उसका भाई चैन उसे समझाता है कि वो कोई उसकी वाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि देखो अब तुम गू फैमिली के वारिस बन चुके हो और तुम अकेले सब हैंडल कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना होगा। फिर फूशाओ यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर रुआन की जो वो दोनों हीटर कलीग है वो उसे किसी रिच कार में बैठकर जाते हुए देख लेते हैं और उसके ऊपर शक करने लगते हैं। पीछे उससे वो लोग कार का फोटोज़ भी लेते हैं और नेक्स्ट डे वो लोग फिर उसे चैन के साथ बातें करते हुए देखते हैं और उसका भी यहाँ पर फ़ोटोज़ लेकर कंपनी के चैट ग्रुप में पोस्ट करवा देते हैं और सभी को उसके बारे में झूठी रूमर फैला रहे होते हैं। और फिर ये फ़ोटो यहाँ फूशाओ तक पहुँच जाती है तो फूशाओ भी जेलस हो रहा होता है। और फिर रुआन की जो ये मैनेजर है वो भी उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और इस बारे में बताती है कि ये बात अब कंपनी के सीईओ मिस्टर फूशा तक भी पहुंच गई है। फिर फूशा यहाँ पर आता है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसका वेट करे होते हैं और फिर वो तो सभी के सामने अब रुआन की आइडेंटिटी के बारे में बता देता है कि वो उसकी वाइफ है और उसे रिंग भी पहनाता है। तो इस सभी एम्प्लॉयज़ भी शॉक होते हैं और फिर फूशा उन दोनों कलीग जो कि रुआन के बारे में गलत गलत रूमर फैला रहे थे उन्हें बताता है कि तुम लोग जो इसके शुगर डैडी की बात कर रहे थे ना, वो मैं ही हूँ और मैं ही इसका हस्बैंड भी हूँ। फिर फूशा ऑर्डर देकर जाता है कि इन दोनों को यहाँ से फायर करो। और फिर जब वो बाहर आता है तो उसके और चैन के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू होता है और फिर फाइट भी शुरू हो जाती है। तो चैन का फ्रेंड हान बीच में आकर इन दोनों को फाइट करने से रोकता है, पर बीच में आने से वो रोक तो नहीं पाता बल्कि खुद ही बहुत ज़्यादा मार खा के यहाँ पर हालत ख़राब कर लेता है। और फिर यहाँ पर रुआन भी गुस्सा हो जाती है चैन से और कहने लगती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को अपसेट किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। वो उसके डिज़ाइन से उसे रिटर्न कर देती है। फिर चैन यहाँ से चला जाता है और फूशा और रुआन से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहती है कि आखिर क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसलिए। तो फूशा जल्दी से उसे हक करता है और फिर वो अपसेट होकर कहीं चला जाता है। तो रुआन सोचती है कि उसका मुंह ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए यहाँ अपने विलेज वाले घर पे लाई होती है। वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज़ देती है तो वो लोग तो उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर फूशा के साथ भी बैठ के डिनर करते हैं। रुआन की मॉम क्योंकि अभी फूशा उससे पहली बार मिल रही होती है तो वो उसके बारे में पूछने लगती है। तो उन्हें पता लगता है कि वो इतनी यंग एज में कंपनी संभाल रहा है, तो वो उसकी तारीफ़ें करती है। ये तो फिर उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, फिर भी उससे सब हैंडल कर लिया। तो ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार उसकी किसी ने इतनी केयर किया। नहीं तो बस कंपनी के जो सारे डायरेक्टर और लीडर्स थे वो बस उसके ऊपर जिम्मेदारी डालते थे और उसे डांटते थे कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता। फिर यहाँ रुआन की फैमिली के साथ रहकर फूशाओ को बहुत अच्छा लगता है और उससे फैमिली वाली फीलिंग आती है। रुआन तो यहाँ पर अपने मॉम डैड के सामने फूशाओ की और भी ज़्यादा तारीफ़ें कर देती है कि वो कितना अमेजिंग है और वो तो पिग्स को भी पाल लेता है।
तो वो काफ़ी शॉक होता है कि कितनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी। फिर नेक्स्ट डे वो रुआन के साथ मिलकर सच में सारे पिग्स का ख्याल भी रख रहा होता है, पर यहाँ पर उसकी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पिग्स बीमार हो जाते हैं। तो कुछ विलेज वाले यहाँ पर उसके मॉम डैड को कंप्लेंट करने लगते हैं। तो फूशाओ तुरंत ही उनसे सॉरी कहता है कि उससे गलती हो गई। तो यहाँ पर रुआन के मॉम डैड बिल्कुल भी उससे कुछ चिल्लाते नहीं है, उल्टा कहते हैं कि वो लोग सब ठीक कर देंगे। और फिर यहाँ पर रुआन कहती है कि आखिर हम लोग फैमिली है ना, तो साथ मिल के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो फूशाओ को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और फिर लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देते हैं और सारे पिग्स को ठीक करवा देते हैं। इसके बाद रुआन यहाँ पर फूशाओ के साथ ड्रिंक करते हुए पार्टी कर रही होती है और तभी वो उससे अपने पास्ट की यानी कि अपने और अपने भाई की बीच की दुश्मनी के बारे में उससे बताता है कि बचपन में वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज थे। उसका भाई हमेशा उसके लिए खड़ा होता था और हर चीज़ उसे दिला देता था। एक बार वो लोग को किसी गुंडों ने किडनैप कर लिए थे और वहाँ पर उन लोगों ने चुपके से रस्सी खोल लिए थे। तो उसके भाई ने बोला था कि तुम यहाँ पे रहना, मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आऊँगा। पर उसके बाद वो वहाँ पर आया ही नहीं और फूशाओ अकेला वहाँ पर रह गया और इतने अंधेरे रूम में। फिर उसे इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया। तो इसके बाद से फिर वो अपने भाई से दोबारा कभी मिला नहीं और उसका भाई भी फिर अब्रॉड चला गया और इसलिए अब वो लोग काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं और उनके बीच में बिल्कुल अच्छा रिलेशन नहीं है। तो रुआन फिर फूशाओ को ये समझा रही होती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो फूशाओ काफ़ी खुश होता है और रुआन को किस करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन यहाँ पर फूशाओ के मॉम और भाई से वीडियो कॉल पे बात करती है और वो इस बारे में उनसे डिस्कस करती है कि फूशाओ अपने भाई चैन को इतना पसंद करता है पर कुछ पास्ट की चीज़ें जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है। तो फिर मॉम एक चीज़ बताती है कि उन्होंने उसे पूरा सच नहीं बताई है। फिर रुआन को इन लोग की सारी बातों से पता लगता है कि असल में चैन भी गलत नहीं है। उस दिन वो जब वहाँ से निकला था और उससे बोल कर गया था कि वो उसे बचाने के लिए आएगा, वो सच में उसकी हेल्प करने वाला था, पर बीच रास्ते में उसके सर पे चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। इसके बाद उसकी मेमोरी चली गई और उसे ऐसा लगने लगा कि वो असल में विक्टिम है और फूशाओ ने उसे धोखा दिया और इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लिए और चैन अब्रॉड चला गया। तो रुआन डिसाइड करती है कि वो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करेगी। फिर वो यहाँ फूशाओ को बर्थडे सरप्राइज़ देती है। तो उन साथ में यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और रुआन उसे विश भी मांगनी बोलती है और फिर यहाँ पर फूशाओ को सरप्राइज़ देने के लिए उसका भाई और उसकी मॉम भी आए होते हैं और रुआन यहाँ पर दोनों की ही चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करती है जो कि वो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि वो लोग एक दूसरे के लिए कितनी केयर करते हैं। तो फाइनली फिर रुआन की हेल्प की वजह से दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और दोनों भाई फिर हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं। फिर फूशाओ की मॉम रुआन से काफ़ी खुश होती है और उसे थैंक्स करती है कि उसकी हेल्प की वजह से ही उनकी फैमिली आज कितनी खुश है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन और फूशाओ एक दूसरे को फैमिली के सामने वेडिंग के लिए प्रपोज करते हैं कि इससे पहले उनके बीच के में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन था लेकिन अब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और ये देखकर मॉम और चैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर फाइनली दोनों की वेडिंग सेरेमनी भी हो जाती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।